Hello everyone. I hope you all are safe and healthy. Today we are starting with the second part of chapter number 3, 11th Commerce Demand. In first part we have discussed what is the meaning of demand, then what are the affecting factors or the factors which are affecting the demand or the determinants of demand. And we have ended our session with the last point, that is demand function. So now we are going to start the new part which is the most important, क्योंकि ऐसा बोला जाता है कि 11th कॉमर्स में अगर आपको इकोनॉमिक्स में अच्छे मार्क्स लाने हैं तो आपको मिनिमम 2 चैप्टर्स तो बहुत अच्छे से आने चाहिए, क्योंकि ये दोनों चैप्टर का रिलेशन नेक्स्ट चैप्टर में होता है। वो कौन सा चैप्टर है? एक है ये वाला चैप्टर नंबर 3 डिमांड, और सेकंड है चैप्टर नंबर 4 सप्लाई। अगर आपको ये दोनों चैप्टर अच्छे से आ गए then you can score good marks in board examination as well as in 11th commerce too। कोई भी स्कूल में हो ना आप, इससे आगे और इससे अच्छे लेवल का स्टडी आपका कहीं पे नहीं होगा, क्योंकि ये जो लेवल का स्टडी है ये डिमांड और सप्लाई, अगर ये दोनों चीजें आपने अच्छे से कर ली तो आपको इकोनॉमिक्स में कभी भी डाउट होने वाला नहीं है। Same way, some of the students who are pursuing or who are planning to pursuing their chartered accountancy, अगर आप सीए करने का सोच रहे हो तो जो आपको एंट्रेंस टेस्ट देना पड़ता है, सीपीटी कॉमन प्रोफिशिएंसी टेस्ट, ओके, जो आप 12th के बाद दे सकते हो, तो उसके लिए अगर आपको कोई चीजें आनी चाहिए तो इकोनॉमिक्स में एक प्रपोर्शन डिमांड और सप्लाई का होता है, और मैक्सिमम मेजोरिटी ऑफ द क्वेश्चंस आर गोइंग टू बी आस्क्ड फ्रॉम दीज टू चैप्टर्स ओनली। सो आई रिक्वेस्ट एवरीवन, प्लीज वॉच द वीडियो टिल द एंड। अगर आप पहली बार चैनल पे आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दो, और अगर आप कंटिन्यूअसली ये देखते हो तो फिर एक चीज ध्यान रखो कि अगर आप पहले से लेकर लास्ट तक देखोगे तभी आपके कंसेप्ट्स क्लियर होंगे, बिकॉज दीज आर दी ऑनलाइन सेशंस। मैं आपको घर पे आके नहीं पढ़ा सकता। एक ये सर्विस मिल रही है आपको ऑनलाइन सेशंस में, तो ट्राई करो, उसका यूटिलाइजेशन करो, लॉकडाउन पीरियड को अच्छे से लो और अच्छा स्कोर करने का ट्राई करो, क्योंकि यही आपको काम लगने वाला है। Now, the most important is going to be asked in the exam, that is law of demand, वो आज हम पढ़ेंगे। Okay, so let's start our session। First point 3.4, what is law of demand? Here you need to understand, अब law of demand में है क्या? ये टोटल प्राइस और डिमांड का रिलेशन है। क्या याद रखोगे? ये प्राइस और डिमांड का एक रिलेशन है जिसमें बाकी के सारे फैक्टर्स जो होते हैं ना वो कांस्टेंट होते हैं, पर ये दोनों में चेंजेस आते हैं। इसकी वजह से क्या बनता है? लॉ ऑफ डिमांड बनता है। Let's understand this. This principle explaining the relationship between the price and the demand for a good, keeping the effect of all other determinants as constant, is called law of demand। अब एक्चुअली सिचुएशन क्या है, जैसे कि अगर आप देखो, यू वांट टू परचेज अ पेन ऑफ सेलो, आपको एक सेलो की पेन लेनी है। अब उसकी अभी मार्केट में प्राइस चल रही है 10 रुपए, 10 रुपीज, और आपने प्लान किया था कि मैं 10 रुपीज की अगर पेन है तो मुझे 2-3 महीने के लिए चले उतनी पेन लेनी है, तो आप 5 या 6 पेन लेने गए, समझो कि 5 पेन लेने गए। अगर एक पेन की कीमत 10 रुपए है और आप 5 लेने गए, दैट मीन्स यू नीड 50 रुपीज। ओके, और फिर आप शॉपकीपर के पास जाते हो और वहां पे उसको पैसे देते हो कि ये लो सर 50 रुपए, इसमें सेलो की जितनी भी पेन आती है वो मुझे दे दो। तो उसने निकाल के आपको दी 2 पेन, मतलब एक का प्राइस क्या हो गया? 25 रुपीज हो गया। सो अल्टीमेटली this is the relationship between the price and the demand। so if the price of the goods is going to be high, then the demand for these particular products will be lower। मतलब ये पूरा सिचुएशन या रिलेशन है वो क्या होगा? इनवर्स टाइप का होगा। ओके, वाइस वर्सा सिचुएशन आने वाली है पूरे लॉ में।
तो आपको ये चीज अच्छे से याद रखनी है। नाउ in this law, the price is a cause variable and the demand is a effect variable. अब देखो कॉज वेरिएबल मतलब क्या है? प्राइस जो है ना वो मेन फैक्टर है। जैसे कि अगर जैसे एक यही सेलो पेन का एग्जांपल ले लो, तो पहले 10 रुपए में मिलती थी तो आप 5 लेने जाते थे। अब 25 रुपए में एक मिलती है तो आप क्या सोच रहे हो? अभी 2 ही लेने दो। सही है कि नहीं? तो दैट्स वाई इट इज कंसिडर एज अ कॉज वेरिएबल। ओके, और उसकी इफेक्ट जो आ रही है डिमांड पे, that's why demand is considered as a effect variable. So in MCQ, the questioner or the teacher of your particular school can ask a question कि price is a variable of which type, और नीचे एग्जाम्पल दे देंगे cause variable, effect variable, cause and effect variable and none of the above। तो आपका आंसर क्या आएगा? अगर प्राइस की बात है तो प्राइस की वजह से ही हो रहा है वेरिएबल, तो ये क्या कंसीडर किया जाएगा? प्राइस वेरिएबल इज अ कॉज वेरिएबल, वेयर द डिमांड विल बिकम योर effect variable. Due to change in price there will be change in the demand, that's why it will become the effect variable. Now the most important thing, who has given this kind of extreme level law? So the law is presented by प्रोफेसर अल्फ्रेड मार्शल। ओके, अल्फ्रेड मार्शल की इकोनॉमिक्स की डेफिनेशन भी हमने देखी है चैप्टर नंबर 1 में, तो वो भी आपको याद करनी है, याद कर लेना। ओके, सो लॉ ऑफ डिमांड इज गिवन बाय whom? इट इज गिवन बाय प्रोफेसर अल्फ्रेड मार्शल and it is an expression of, or it is expresses the inverse relationship between the price and the demand। inverse मतलब क्या? जो चीज रिवर्स है, अगर एक पॉजिटिव में बढ़ता है तो दूसरा नेगेटिव में जाएगा। समझ रहे हो? एक की वैल्यू बढ़ रही है मतलब एक की प्राइस हाइक हो रही है तो डिमांड लो हो जाएगी, डिमांड लो हो रही है तो प्राइस हाई हो जाएगी। ये सारी सिचुएशन इस प्रपोर्शन में आएगी। अगर आपकी प्रोडक्ट की प्राइस कम हो रही है तो आप क्या करोगे? ज्यादा बढ़ाओगे। जैसे कि एक एग्जांपल लेते हैं कि पेट्रोल लेने जा रहे हो, पेट्रोल के प्राइसेस अभी राइट नाउ इट इज मोर देन 77 रुपीज। तो 77 रुपीज का अगर आप पेट्रोल डलवाते हो 1 लीटर, तो उसे क्या कहा जाएगा? एक नॉर्मल कंसीडर करो कि प्राइस 77 है तो डिमांड आपकी 2 लीटर्स है। फिर उसकी प्राइस बढ़ के अगर 140 हो जाएगी तो क्या करोगे? 1 ही लीटर पेट्रोल डलवाओगे, दैट मीन्स डिमांड हैज डिक्रीज। सो इट्स अंडरस्टूड there is an inverse relationship between these two. Now what he was stating, उसने क्या कहा ये देखो, when other factors influencing demand remains constant and unchanged, मतलब जो सारे अलग अलग फैक्टर्स होते हैं डिमांड में वो सबको अभी साइड पे रखो, उसे अनचेंज करो, मतलब उसके चेंज करने की जरूरत नहीं है, वो सब कांस्टेंट कंसीडर किए जाएंगे। तब if the price of a good falls then the demand expands, मतलब एक प्रोडक्ट की प्राइस अगर कम हुई है तो उसके सामने क्या होगा? डिमांड बढ़ेगी। अगर एक गुड की प्राइस कम हुई तो क्या होगा? डिमांड बढ़ेगा। अगर आज मोदी जी आए और उन्होंने ऐसा बोला कि आज से पेट्रोल के प्राइसेस जो 75 या 77 के आसपास है वो 35 हो जाएंगे 2 दिन के लिए, तो आप क्या करोगे? पहले ही अपने घर के सारे बाइक या तो फिर स्कूटर्स और कार लेके चले जाओगे पेट्रोल पंप पे और बोल दोगे टंकी फुल कर दो। सो व्हेन द प्राइस ऑफ द गुड फॉल्स then total demand will expand, it will increase, and the same way when the price of a good will rise the demand contracts मतलब क्या? It will decrease, understood? So this is the definition which is given by Alfred Marshall. Keep this in your mind. Okay, now what are the assumptions? अब हम कौन कौन से assumptions लेते हैं कि जैसे कि प्रीवियस में बोला गया था when all the factors influencing demand, देखो यहाँ पे मेरा कर्सर है, when other factors influencing demand remain unchanged, तो ये कौन से हैं जिसको अनचेंज रखना है? तो ये assumptions है। First one, that is taste and preferences of a consumer remains unchanged,
मतलब कि अगर एक कंज्यूमर है तो उसका टेस्ट भी नहीं चेंज होगा, उसका प्रेफरेंसेस भी चेंज नहीं होगा, वो पहले जैसे गुड्स कंज्यूम करता था वैसे ही अभी भी कंज्यूम करेगा. That is the first assumption. Then second assumption is income of consumer remains unchanged. मतलब अगर आपकी सैलरी पहले 10,000 आती थी तो वो सैलरी अभी भी 10,000 ही आ रही है. So income of a consumer remains unchanged. There is no change in your income. Your monthly salary will be same. That is the second assumption. Now the third one, price of the subsidiary and the complementary goods remains unchanged. अब जो आपका सब्सिडरी और कॉम्प्लीमेंट्री गुड है उसका भी प्राइस चेंज नहीं हो रहा. जैसे कि टी का सब्सिट्यूट क्या है, अगर आप टी कंजम्पशन करते हो तो टी की जगह आपको कॉफी मिले तो आपको चल जाएगा. सो इट्स कॉल्ड एज सब्सिट्यूट गुड, एक की जगह पे दूसरा आप यूज कर सकते हो. सो व्हेन द प्राइस ऑफ अ सब्सिट्यूट गुड्स एंड द कॉम्प्लीमेंट्री, कॉम्प्लीमेंट्री मतलब कौन सा वाला, जैसे कि चाय बनाते हो तो चाय के साथ आप शुगर भी तो लोगे, so that goods will be considered as a complementary good. इनकी प्राइजेस में भी कोई भी चेंज होना नहीं चाहिए. ओके. देन नंबर 4, दैट इज कंज्यूमर डू नॉट मेक एंटिसिपेशन रिगार्डिंग द फ्यूचर प्राइजेस. मतलब जो आपके कंज्यूमर है वो ऐसा नहीं सोचेंगे कि फ्यूचर में ये जो प्राइस है अभी 1,000 रुपीज है वो बढ़ जाने वाली है या तो फिर कम हो जाने वाली है. क्योंकि अगर बढ़ जाएगी तो वो क्या करेंगे, अभी से चीजों का स्टॉक करेंगे, और अगर कम होने वाली है तो क्या करेंगे, लेट परचेज द थिंग्स इन फ्यूचर, फ्यूचर में हम ये चीजें खरीदेंगे. क्यों, क्योंकि 1 या 2 महीने बाद इस चीज का भाव कम हो जाने वाला है. तो ये सच में होता है कहाँ पे, रियल एस्टेट में ये चीजें ज्यादा होती है. लोग प्रिडिक्ट करते हैं पर एक्चुअली सिचुएशन पूरी चेंज ही हो जाती है. ओके. सो दीज आर द फोर्थ एंड द फिफ्थ वन, साइज ऑफ द पॉपुलेशन रिमेन्स द सेम. ये तो हो ही नहीं सकता. जैसी पॉपुलेशन अभी इंडिया की आप समझ लो कि 2011 का जो सेंसस आया था उसमें बोला गया था 121 करोड़. तो तब से लेके अब तक क्या पॉपुलेशन बढ़ी ही नहीं होगी. तो ये एजम्पशंस है, ये सब चीजें कांस्टेंट रखो, उसके बाद आप लॉ ऑफ डिमांड सप्लाई ये चीजें समझ सकते हो. तो आपको ये 5 एजम्पशंस याद रखने हैं. 2 मार्क्स में आपको ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है. What are the assumptions of law of demand? So there are 5 different assumptions you need to write. Now let's understand the most important one, explanation related the law of demand. ओके. अब ये चीज समझो, ये क्वेश्चन 100% आपको 11th कॉमर्स में आएगा ही आएगा. आप कोई भी एग्जाम दो, टर्म 1 दो या फिर टर्म 2 दो या तो फिर आपकी फाइनल एग्जाम दो, इसके रिलेटेड एग्जाम में पूछा जाने वाला ही है. तो ये तो रट्टा ही मार लो. ओके. अच्छे से समझोगे तो रट्टा मारने की जरूरत ही नहीं है. चलो देखते हैं. नाउ द शेड्यूल शोइंग द विलिंगनेस ऑफ अ कंज्यूमर टू बाय द डिफरेंट क्वांटिटीज a good at various prices is called as demand schedule. Now first let's see the table. टेबल देखो यहाँ पे. अब ये वाला टेबल है उसमें क्या बोला जा रहा है वो समझने का ट्राई करो. नाउ हियर वन थिंग इज गिवन, दैट इज प्राइस ऑफ अ मिल्क. मिल्क का प्राइस दिया गया है और सामने क्या दिया है, डिमांड फॉर मिल्क. मतलब अगर ये प्राइस है तो हम मिल्क की कितनी डिमांड करते हैं, ये यहाँ पे दिया है. इट इज गिवन इन लीटर्स, मतलब कि लीटर में ही बढ़ रहा है. तो ये देखना. अब यहाँ पे देखो, अगर 50 रुपए का मिल्क है तो हम कितना लेते हैं मिल्क, 1 लीटर ही लेते हैं. पर जब उसका प्राइस चेंज होके 40 रुपीज हो जाता है तो हम क्या करते हैं, 40 की जगह पे 1 लीटर लेते थे तो उसकी जगह पे कितना लेंगे, 2 लीटर लेंगे. अब उसका प्राइस 30 रुपीज हो गया तो हम क्या करेंगे, 2 की जगह पे 3 लीटर लेंगे. नाउ if the price of this particular milk packet has become 20, then we are going to purchase 4 liters of milk. And if the price has decreased again to 10, then we will purchase 5 liters of milk. ये assumption कौन किससे बेसिस पर लिया गया है, मतलब 5 जो assumptions है उसको निगलेक्ट करते हुए, उसको ध्यान में न रखते हुए हमने ये चीज यहाँ पे ली है. तो आपने देखा होगा कि जब गुड्स की प्राइस ज्यादा है तो हमारी डिमांड क्या है, कम है. पर जब गुड्स की प्राइस कम है तो हमारी डिमांड क्या हो रही है, डिमांड बढ़ रही है.
सो दिस इज ओनली रिलेटेड विद द लॉ ऑफ डिमांड। अब देखो फर्स्ट चैप्टर का इंपॉर्टेंस क्यों था, ग्राफ जो हमने सीखे वो देखो यहाँ पे काम आ रहा है ना। सो एवरीथिंग विच वॉज गिवन इन द टेक्स्ट बुक इट हैज सो मच ऑफ इम्पोर्टेंस, तो ये चीज ध्यान में रखना। चलो अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे क्या बोला जा रहा है सबसे पहले दिस इज लाइन ओ एक्स और दिस वन इज लाइन ओ वाई। ओके, दिस इज द फोकल पॉइंट, दैट मीन्स जीरो, जीरो से यहाँ पे स्टार्ट हो रहा है। हमने क्या किया, स्केल्स ठीक से लेके दोनों जगह पे स्केल के हिसाब से सब चीजों को सेट कर दिया। अब हॉरिजॉन्टल लाइन पे कौन आएगा, हॉरिजॉन्टल लाइन मतलब ओ एक्स लाइन, हॉरिजॉन्टल लाइन मीन्स ओ एक्स लाइन, उस पे हमने कौन सी चीज रखी है, डिमांड रखा है, कौन सा, डिमांड। एंड ऑन द वर्टिकल लाइन ओ वाई लाइन वी हैव टेकन द प्राइस ऑफ द मिल्क। ओके, अब हम क्या करेंगे, अभी ये चीज यहाँ पे जो है डी डी लाइन वो भूल जाओ। अब हम क्या करेंगे, देखो हम करेंगे चार्ट क्रिएट, जैसे कि 50 रुपीज का प्राइस है तो हियर द प्राइस ऑफ द प्रोडक्ट इज 50, मिल्क का क्या है 50 रुपीज प्राइस है, तो उसके सामने हमने कितना डिमांड किया, 1 लीटर। तो हम क्या करेंगे, 50 रुपीज के सामने हमने डिमांड किया 1 लीटर, तो यहाँ पे हमने एक पॉइंट दिया, पॉइंट नंबर ए। क्लियर, 40 रुपीज के सामने 2 लीटर्स लिया, तो 40 रुपीज के सामने यहाँ पे 1 लीटर खत्म हुआ, यहाँ पे आ रहा है 2 लीटर, तो यहाँ पे हमने दिया पॉइंट नंबर बी। 30 के सामने हमने दिया 3 लीटर, पॉइंट नंबर सी। 40 के सामने, सॉरी आई मेड अ मिस्टेक, 20 के सामने हमने क्या लिया 4 लीटर्स, तो ये यहाँ पे हमने पॉइंट दिया डी। एंड लास्ट वन दैट इज 10 रुपीज, व्हेन द प्राइस ऑफ द प्रोडक्ट दैट मीन्स मिल्क इज 10 रुपीज वी हैव परचेज 5 लीटर्स, तो हमने यहाँ पे लिया 5 लीटर्स और यहाँ पे हमने टिक किया और राउंड कर दिया, और इस पॉइंट्स को नाम दिए ए बी सी डी एंड ई, 5 डिफरेंट पॉइंट्स वी हैव क्रिएटेड। नाउ हमने क्या लिया, इसमें से एक स्ट्रेट लाइन खींच दी, स्ट्रेट लाइन आपको मिली तो उस लाइन को हमने क्या नाम दे दिया, डी डी नाम दे दिया। आप कोई भी नाम दे सकते हो, उसमें कोई जरूरत नहीं है कि डी डी दो, आप ए बी ना लाइन भी दे सकते हो या तो फिर कोई भी, पर डी डी हमने क्यों लिया है, बिकॉज इट इज रिलेटेड विद द लॉ ऑफ डिमांड। अगर सप्लाई का होगा तो हम एस एस का नाम भी यूज करेंगे। ओके, तो ये आपको पता चल गया डी डी। चलो, तो इसमें से आपको क्या एनालिसिस करने का पता चल रहा है, अगर ये ग्राफ आपको दिया होगा, ये टेबल नहीं है तो अभी आप बता सकते हो ना कि जब 50 रुपीज मिल्क की प्राइस थी तो हम 1 लीटर ही मंगवाते थे, अब 40 रुपीज अगर हो रही है तो हम कितना मंगवा रहे हैं, 2 लीटर्स मंगवा रहे हैं, और जैसे ही इसकी प्राइस 10 लीटर हो जाएगी, सॉरी 10 रुपए हो जाएगी, हम क्या करेंगे, 5 लीटर्स मिल्क मंगवाना स्टार्ट कर देंगे। ओके, तो ये कंसेप्ट है लॉ ऑफ डिमांड का। व्हेन द प्राइस ऑफ द प्रोडक्ट इज हाई वी विल कंज्यूम और वी विल डिमांड फॉर लेस गुड्स, व्हेन द प्राइस इज लो जैसे कि 10 रुपए, तो हम क्या करेंगे, we will demand more. So these are the concept related with the law of demand. Now let's understand it. अब ये क्या है, पूरा जो मैंने समझा है वो यहाँ पे दिया है, वो मैं एक बार सिर्फ आपको बता दे रहा हूँ। In the previous diagram shows the price of a milk on a y axis. अब जैसे y axis लिखा था तो मैंने दो वर्ड यहाँ पे यूज किए थे, y axis as well as वर्टिकल लाइन। कौन सा, वर्टिकल लाइन, ऑन अ वर्टिकल लाइन कौन सा पॉइंट है, प्राइस है। एक्स एक्सिस दैट मींस हॉरिजॉन्टल लाइन, उस पे क्या है, डिमांड है। बाय प्लॉटिंग दी डिमांड वी आर गेटिंग दिस पॉइंट्स ए बी सी डी, 5 पॉइंट हमको मिले थे। दिस विल बी कॉल्ड एज प्राइस एंड डिमांड कॉम्बिनेशन। उसको क्या बोला जाएगा, प्राइस डिमांड कॉम्बिनेशन बोला जाएगा। ओके, क्योंकि एक पॉइंट हमने प्राइस में से लिया था, एक पॉइंट डिमांड में से लिया था, और उसके हिसाब से हम पॉइंट्स रखते गए। By joining that points we will get the demand curve. Okay, अब हमारा डिमांड कर्व का नाम हमने क्या दिया है, डी डी। ओके, now which slopes downward, which slopes downward मतलब देखो ये ऊपर नहीं जा रहा है, ये कहाँ पे जा रहा है, नीचे जा रहा है, that's why it is called as downward. Same way downward from the left to right,
मतलब ये लेफ्ट साइड से होके नीचे नीचे करके राइट साइड पे जा रहा है। ओके, सो दिस इज कंसिडर एज अ लॉ ऑफ डिमांड। और ये जो होगा वो कौन सा रिलेशनशिप होगा? इट विल बी इनवर्स रिलेशनशिप बिटवीन द प्राइस एंड द डिमांड। प्राइस और डिमांड के बीच में ये कौन सा रिलेशन हो जाएगा? इनवर्स रिलेशन हो जाएगा। ओके, सो दिस इज इट फॉर लॉ ऑफ डिमांड। नाउ लेट अस अंडरस्टैंड और लेट अस एनालाइज what are the reason for the inverse relationship between the price and the demand। कौन सा इनवर्स रिलेशन होता है इन दोनों के बीच में? फर्स्ट वन दैट इज इनकम इफेक्ट एंड सेकेंड इज सब्स्टिट्यूट इफेक्ट। इनकम इफेक्ट मतलब क्या कि अगर आपके इनकम में कोई चेंजेस आ रहे हैं तो उसकी वजह से डिमांड पे कोई इफेक्ट हो रही है कि नहीं हो रही? ओके, सो व्हेन योर रियल इनकम विल इंक्रीज और द राइज, अ कंज्यूमर विल बाय मोर गुड्स। मतलब अगर आपकी इनकम बढ़ रही है तो आप क्या करोगे? ज्यादा गुड्स परचेज करोगे। ओके, और डिमांड अराइज हो उससे पहले क्या कर लोगे? परचेज करके रख दोगे। सेम विल अप्लाई फॉर द इंफीरियर गुड्स हैव अ नेगेटिव इनकम इफेक्ट। नाउ इंफीरियर गुड्स मतलब क्या? ओके, तो ये कंसेप्ट आपको चैप्टर 1 में मैंने ऑलरेडी एक्सप्लेन कर दिया है। इंफीरियर गुड्स एंड द सब्स्टिट्यूट गुड्स, सेम वे गिवन गुड्स, ये सारे कंसेप्ट्स आपको पता ही होंगे। नेक्स्ट वन दैट इज सब्स्टिट्यूट इफेक्ट। नाउ व्हाट इज कॉल्ड एज सब्स्टिट्यूट इफेक्ट? व्हेन द प्राइस ऑफ द कंसर्न गुड फॉल्स इट बिकम्स रिलेटिवली चीपर देन इट्स सब्स्टिट्यूट। अब क्या करेंगे? कंसर्न गुड्स की प्राइस ही कम हो गई तो रिलेटिव चीपर हो जाएगा, जो सब्सिट्यूट गुड्स है वो भी क्या हो जाएंगे? चीपर। हेंस द कंज्यूमर विल रिड्यूस द कंजम्पशन ऑफ अ सब्सिट्यूट गुड एंड एक्सपांड द डिमांड फॉर द कंसर्न गुड। जैसे कि देखो कि अगर टी और कॉफी है तो टी की प्राइसेस अभी 100 रुपीज चल रही है और कॉफी की प्राइसेस चल रही है 80 रुपीज, तो हम क्या कंज्यूम करते थे? हम कंज्यूम करते थे कॉफी। अब उसकी जगह पे अगर कॉफी की ही प्राइस बढ़ जाती है और चाय की प्राइस कम हो जाती है, मतलब 100 की जगह 50 हो जाती है, तो हम क्या करेंगे? जो कंसर्न गुड हमारा था वही परचेज कर लेंगे। क्लियर है? सो दिस इज कंसिडर एज अ सब्स्टिट्यूट इफेक्ट। नाउ आई रिक्वेस्ट देयर इज वन क्वेश्चन फॉर एवरी स्टूडेंट कि आपको कमेंट सेक्शन में ये बताना है व्हाट इज कॉल्ड एज इंफीरियर गुड्स। ये कंसेप्ट मैंने ऑलरेडी चैप्टर 1 में आपको एक्सप्लेन किया है, तो ये आपका आज का असाइनमेंट है। यू हैव टू आंसर दिस इन कमेंट सेक्शन। ओके, नाउ नेक्स्ट वन, व्हाट आर द एक्सेप्शंस ऑफ लॉ ऑफ डिमांड। जैसे कि लॉ ऑफ डिमांड तो हमने पढ़ा, पर वहां पे भी कोई एक्सेप्शंस है, मतलब उसकी एक्चुअल इफेक्ट इन गुड्स पे तो नहीं पड़ती। तो वो कौन से टाइप के गुड्स है? One is prestigious goods, second is extremely low priced goods, third one that is given goods, and fourth one that is special preference of people। ये चार जो तरह के एक्सेप्शन है इन पे लॉ ऑफ डिमांड अप्लाई नहीं होता, बाकी सारे गुड्स पे होता है। कोई भी चीज ले लो, लॉ ऑफ डिमांड उस पे अप्लाई होगा, पर एक्सेप्शन कौन से हैं? ये चार पॉइंट ही एक्सेप्शंस है। अब देखो, फर्स्ट पॉइंट दैट इज प्रेस्टिजियस गुड्स। Prestigious goods means what? The goods which has higher prices. Okay, जैसे कि देख लो, certain goods which are priced very high and they are generally consumed by the very rich people। जैसे कि है एक स्पोर्ट्स कार ले लो, ये जिसकी वैल्यू अभी है 50 लाख रुपीज, तो कार तो लोग बाय करते हैं। ओके, नाउ एवरी हाउस हैज अ कार, हर घर में एक गाड़ी तो है ही ऑलमोस्ट। तो कार तो हम बाय कर लेते हैं 5-7 लाख की या 10 लाख की, पर 50 लाख की या तो फिर 1 करोड़ की कार थोड़ी ना बाय करेंगे। तो उस गुड्स को कौन सा कंसीडर किया जाएगा? दैट गुड्स विल बी कंसीडर एज अ प्रेस्टिजियस गुड्स। नाउ इफ द प्रेस्टिजियस गुड्स आर देयर, then who are going to consume that? Only the rich people, the people who are very rich in nature, they are only going to consume that। Okay, so व्हाट दे विल थिंक, वो कैसा सोचेंगे कि जितनी भी प्राइस हाइक हो, दिस इज माय स्टेटस सिंबल। लोग मुझे पहचानते हैं, वो जानते हैं कि ये आदमी ऐसी ही गाड़ी लेके घूमता है, तो वो तो अपना स्टेटस कम नहीं करने वाला। तो वो क्या करेगा? भले ना उसकी प्राइस 1 करोड़ से लेके 1 करोड़ 20 लाख हो जाएगी, वो अगर उसको लगता है कि दिस इज हिज स्टेटस सिंबल,
he is going to purchase that. What are the examples of that? Some expensive ज्वेलरी, जैसे कि अगर कोई डायमंड ले लो तो डायमंड की वैल्यू बहुत ज्यादा होती है, तो वो एक एक्सपेंसिव ज्वेलरी ज्वेलरी हो गई। तो वो क्या हो गया, प्रेस्टिजियस गुड्स हो गया। देन दी एक्सपेंसिव कार्स, एक्सपेंसिव मोबाइल फोन, दैट इज जैसे कि क्रेज होता है कि भाई आईफोन 11 लेना है, ओके, 1 लाख रुपीज के फोन आते हैं, दैट गुड्स कैन बी कंसिडर एज अ प्रेस्टिजियस गुड्स। नाउ इफ द देयर प्राइस इज फॉल, अब इनकी प्राइस अगर घट गई मतलब कम हो गई, तो रिच पीपल क्या सोचेगा, वो ऐसा नहीं सोचेगा कि इसकी जगह पे मैं चलो इसकी प्राइस कम हो गई है आईफोन 11 की, 1 लाख रुपीज से सीधी हो गई है 50,000, चलो दो ले लेते हैं। वो ऐसा नहीं सोचेंगे, वो ऐसा सोचेंगे कि अभी तो इसकी प्राइस कम हो गई है, सो आई एम नॉट गोइंग टू हार्म माई प्रेस्टीज, मेरी प्रेस्टीज कम नहीं होनी चाहिए। मैं क्या करूंगा, मैं ऐसी ही वैल्यू का या तो फिर इससे भी अच्छा कोई एक फोन बाय करूंगा। सो लॉ ऑफ डिमांड विल नॉट अप्लाई ऑन द प्रेस्टिजियस गुड्स। नेक्स्ट वन, दैट इज एक्सट्रीमली लो प्राइस्ड गुड्स। अब ऐसी चीज है कि जिसकी प्राइस बहुत कम है, मतलब एक्सट्रीम लेवल पे कम है, और उसकी वजह से कोई डिफरेंस नहीं आएगा। जैसे कि एग्जांपल लो, आपकी पिन्स या तो फिर स्टेपलर पिन, आप स्टेपलर यूज करते हो, स्टेपलर के अंदर जो पिन आती है उसकी वैल्यू आपको पता है, पूरे 10 रुपए में तो पूरा बॉक्स आ जाएगा जो कितने महीनों तक आप चला सकते हो। ओके, सो इट हैज एक्सट्रीमली लो प्राइसेस। अगर उसकी प्राइस बढ़ के भी 20 हो जाएगी तो क्या आप एक्स्ट्रा थोड़ी ना लोगे, हर जगह पे थोड़ी ना पिन चिपका दोगे। ओके, ज्यादा लेके करना क्या है, इसको थोड़ी ना आप रख के फिर उसको बेचोगे या फिर ऐसी चीजें करोगे। सो दिस विल नॉट अफेक्ट इफ द प्राइस हैज राइज इन दैट पर्टिकुलर प्रोडक्ट, उसकी प्राइस बढ़ी फिर भी इफेक्ट नहीं होगा। ओके, सो दिस इज रिलेटेड विद द सेकंड पॉइंट, एक्सट्रीमली लो प्राइस गुड्स। नेक्स्ट वन, नंबर 3, that is giffen goods. Now what is considered as a giffen goods? First of all, this concept is given by Robert Giffen. Okay, किसने दिया है ये कंसेप्ट, रॉबर्ट गिफन ने कंसेप्ट दिया है। ये आपका 1 मार्क का एमसीक्यू होगा, याद रखना। When the price of a certain good called inferior goods fall and the real income of a consumer rises, it may reduce the consumption of such goods and substitute goods. These goods will be have superior quality. Such goods are necessary goods and are purchased by the low income groups. Now, what is called as inferior good, वो तो आपको कमेंट में बताना है, पर ये समझो यहाँ पे गिफन गुड्स मतलब क्या, कि एक सर्टेन एज ऑफ ग्रुप होता है कि जो, देख लो कि अगर आप कोई वेजिस लेबर है, तो लेबर क्या करते हैं, रोज थोड़ा थोड़ा अपने घर के लिए सामान खरीदते हैं। जैसे कि देखो कि थोड़ा तेल लेके जाएंगे, थोड़ा नमक ले जाएंगे, थोड़ी मिर्ची ले जाएंगे और घर पे जाके खाना बनाएंगे। क्यों? क्योंकि वो डेली बेसिस के उनको वेजिस पे किया जाता है, उनको इतना पता नहीं होता कि एक्चुअली उतने उनके पास कितने पैसे हैं और ये सब। तो ये चीजें जो रिलेटेड है वो किसके रिलेटेड है, नेसेसिटी गुड्स के रिलेटेड है। जैसे कि if the prices of jawar or bajra is going to be increased or it is going to be decreased, तो जैसे कि अगर आप 100 रुपीज अर्न कर रहे हो, आप डेली क्या करते थे, 20 रुपए का लोट लेते थे। लोट मतलब क्या, व्हीट लेते थे। अब 20 रुपीज का आपका जो व्हीट या फिर गेहूं का आटा जो आता है, व्हीट फ्लोर, तो उससे आप जाके घर पे कुछ चीजें बनाते थे। अब 20 रुपीज में आप क्या करते थे, पहले आपने लिया था जवार या तो फिर बाजरे का लोट ले लिया और उससे रोटियां बनाई या तो फिर जो पराठे होते हैं वो सब बनाए। पर नेक्स्ट डे जब आप शॉप पे जा रहे हो तो उससे बोला कि ये 20 रुपीज का मुझे लोट दो, तो उसने क्या बोला कि अभी जवार और बाजरे का प्राइस घट गया है, वो हो गया है 10 रुपए, पर 20 रुपीज में आपको गेहूं का आटा मिल जाएगा। तो आप क्या करोगे, सो ही दैट कंज्यूमर विल परचेज दी व्हीट फ्लोर ऑन दैट पर्टिकुलर डे। वो क्या करेगा, उस दिन पे व्हीट फ्लोर परचेज कर लेगा। दैट मीन्स बिकॉज इट्स 20 रुपीज प्राइस, अल्टीमेटली उसका गोल क्या है कि 20 में खरीद लेना है, तो 20 में उसको जो भी मिलेगा वो उसमें परचेज कर लेगा। So that is related with the given goods. The prices of their hike and
their reduction will not affect the law of demand। ऐसा नहीं होगा कि बाजरा या तो फिर ज्वार में प्राइस कम हो गया तो हम क्या करेंगे, स्टॉक करके ले लेते हैं, ये चीज यहाँ पे अप्लाई नहीं होती। नाउ हियर द लास्ट वन, दैट इज स्पेशल प्रेफरेंस ऑफ पीपल। ओके, नाउ सम ऑफ द पीपल आर ब्रांड कॉन्शियस, मतलब उनको क्या होता है कि मैं ये अगर कोई गुड्स यूज करूंगा तो यही ब्रांड का यूज करूंगा, अगर कोई चीजें लूंगा तो यही ब्रांड की लूंगा। सो इट इज स्पेसिफिक टू द प्रेफरेंस ऑफ द पीपल, मतलब जो लोग सोचते हैं कि मुझे क्या चीजें परचेज करनी है तो क्या चीजें लेनी है, तो उसके हिसाब से ये कंसिडर किया जाएगा। जैसे कि आप समझ लो कि कई लोग क्या होता है कि एक टूथपेस्ट एक ही ब्रांड का यूज करते हैं, कि जैसे कि अगर मैंने कोलगेट का यूज करने का स्टार्ट किया तो मैं कंटिन्यूअस वे में कोलगेट ही यूज करूंगा। जैसे कि मैंने स्टार्ट किया दंत क्रांति यूज करने का, पतंजलि स्पॉन्सर्ड, तो अब मैं वही यूज करने वाला हूँ। सो दैट इज रिलेटेड विद द पर्टिकुलर ब्रांड ऑफ अ टूथपेस्ट। ओके, सो पीपल विल गिव देयर स्पेशल रेफरेंस टू दिस काइंड ऑफ प्रोडक्ट। अगर आपको एक प्रोडक्ट पे पता चल गया है कि मुझे ये कंफर्टेबल हो रही है तो आप वैसा ही गुड्स परचेज करोगे। ओके, सो दीज आर फोर डिफरेंस एजम्पशंस। देख लो फिर से एक बार कौन कौन से थे, प्रेस्टिजियस गुड्स, एक्सट्रीमली लो प्राइस गुड्स, रिफंड गुड्स एंड दी स्पेशल प्रेफरेंस गुड्स। सो this is it for the session. Thank you so much for watching the video till the end. I hope you have liked, share and subscribe to the channel. Don't forget to share it with your friends who are studying in standard 11th and 12th commerce. I am uploading the video for subject economics and accountancy. That's all for today. Thank you so much. Jai Hind.